हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आईआईटी एग्जाम का एक वीडियो मैंने 1 to 5 अपलोड किया था। उसके बाद मैंने अपलोड करना बंद किया था। उसके पीछे रीज़न था कि सीएसआईआर का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो मैंने थोड़ा गैप लिया था और सीएसआईआर की तरफ फोकस किया था। बट या अब आपको पर डे आईआईटी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे और जैसे आईआईटी एग्जाम खत्म होगा देन आफ्टर हम लोग डीबीटी गेट बी की तरफ मूव करेंगे और गेट बी के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और अगर उसके बाद आपको वीडियो मिलेंगे किसके, उसके बाद आपको वीडियो मिलेंगे CUET पीजी के। जो ये सारे वीडियोस वो हैं जो आपको एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, मतलब एमएससी में जाने के लिए वीडियो बनाए गए हैं ये सारे। और इसी के साथ पैरेलल में आपको पता है कि हम लोग डीबीटी आईसीएमआर और बार्क की एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो भी बच्चे पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो का ये जो वीडियो होगा इसके जो नॉलेज होंगे वो ट्रांजिशन फेज़ में होगा, मतलब एमएससी से पीएचडी तक के बच्चों को इसमें फ़ायदा हो सकता है। आज के वीडियो में हम लोग 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा देखने वाले हैं। वो जो 2-3 चीज़ें हैं वो कौन सी है देखिए। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिस्ट्रक्शन एंजाइम के बारे में। देखिए बढ़िया, रिस्ट्रक्शन एंजाइम के बारे में शॉर्ट कट रिस्ट्रक्शन एंजाइम की बात करें तो ये वो एंजाइम होते हैं जो कट करते हैं किसी स्पेसिफिक साइट पे। ठीक है, तो अब रिस्ट्रक्शन एंजाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जिसमें से जो पहला टाइप है जिसको हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे वो है आपका आइसो आइसो साइजो आइसोसाइजोमर्स। आइसोसाइजोमर्स से रिलेटेड आपको जो समझना है वो देखिए। आइसोसाइजोमर्स से रिलेटेड अगर आप बात करोगे तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है, ये वो रिस्ट्रक्शन एंजाइम होते हैं जो कि डिफरेंट सोर्स से आते हैं। मीन्स दो या दो से अधिक ऐसे रिस्ट्रक्शन एंजाइम जिनका सोर्स डिफरेंट हो। RE फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। RE फ्रॉम डिफरेंट सोर्स मीन्स रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो कि डिफरेंट सोर्स के हो। बट कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन नंबर 1 है कि रिकॉग्नाइज द सेम रिस्ट्रक्शन साइट। बट इनकी जो साइट है रिकॉग्नाइज द सेम रिस्ट्रक्शन साइट। और थर्ड पॉइंट है कि रिकॉग्नाइज तो सेम इंस्ट्रक्शन साइट करते हैं और इसी के साथ सेम पोजीशन पे भी क्लीव करते हैं। क्या है आपका? क्लीव्स आइडेंटिकली एट सेम पोजीशन। समझो, मान लो हमारे पास मेरे पास दो रिस्ट्रक्शन एंजाइम है। एक है हमारा रिस्ट्रक्शन एंजाइम RE1 और दूसरा है रिस्ट्रक्शन एंजाइम RE2। ये दोनों रिस्ट्रक्शन एंजाइम दो सोर्स से है। मान लो कि रिस्ट्रक्शन एंजाइम नंबर 1 जो है इसका सोर्स आपका A है और रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो 2 है उसका सोर्स आपका B है। करेक्ट? बट ये दोनों रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो कि A और B है वो किसी पर्टिकुलर रिस्ट्रक्शन साइट को रिकॉग्नाइज कर रहे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि GATC ये एक रिस्ट्रक्शन साइट है, जिस रिस्ट्रक्शन साइट को हमारा रिस्ट्रक्शन एंजाइम 1 और रिस्ट्रक्शन एंजाइम 2 क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज कर रहा है। और दोनों रिस्ट्रक्शन एंजाइम है वो मान लीजिए कि GA के बीच में कट कर रहा है। मतलब अगर हम इसको अब लिखने की कोशिश करेंगे तो GATC इस तरह से GA के जस्ट बाद A और T के बीच में मान लो ये कट लगा रहा है।
तो इस तरह से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो होते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइजोमर्स। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइजोमर्स। ये हो गया एक। चलिए दूसरा की हम बात करते हैं। दूसरा जो है हमारा होता है नियो साइजोमर्स। नियोसाइजोमर्स, और इसी को हम बोलते हैं और हेट्रोसाइजोमर्स। इसकी क्या खास बात है? यह भी जो इसका पहला पॉइंट है वो तो सेम है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ये क्या हमारा डिफरेंट सोर्स से आया है, ठीक है। दूसरा, यह भी सेम रिस्ट्रिक्शन साइट को ही रिकॉग्नाइज कर रहा है। रिकॉग्नाइज द सेम रिस्ट्रिक्शन साइट, बट इसमें क्या है? तीसरा पॉइंट है। तीसरा क्या पॉइंट है कि ये सेम साइट को रिकॉग्नाइज कर रहा है बट ये डिफरेंट पोजीशन पे क्लीव कर रहा है। यहाँ पे क्या करना है आपका? क्लीव्स एट डिफरेंट पोजीशन। देखो अब यहाँ पे फिर से देखो, RE1 और RE2, ये RE1 और RE2 जो है ये दोनों का सोर्स A और B है, और ये दोनों जो हैं ये GATC को रिकॉग्नाइज कर रहा है। लेकिन मान लो कि जो A है 1 है यह आपका AT के बीच में, और वहीं पे जो 2 है वो मान लो कि ये TC के बीच में मान सकते हो कि यहाँ पे ये 2 जो है कट कर रहा है। तो ऐसे दो मतलब RE1 RE2 को हम नियोसाइजोमर्स या हेटेरोसाइजोमर्स करते हैं। ध्यान दो, आइसोसाइजोमर्स के कंडीशन में दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है सेम पोजीशन पे क्लीव कर रहा है, मतलब दोनों जो है आफ्टर द क्लीवेज जो हमें मिलेगा वो दोनों सेम होगा। बट नियोसाइजोमर्स या हेटेरोसाइजोमर्स में वो जो दोनों फ्रेगमेंट बाद में मिलेगा वो दोनों अलग अलग हो सकता है। दैट इज द रीजन कि इसे हम हेटेरोसाइजोमर्स को बोलते हैं, उसे हम आइसोसाइजोमर्स बोल रहे हैं। तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं हम आइसोकाउडोमर्स। ये भी जो है आपका डिफरेंट सोर्स होगा, और यह डिफरेंट मतलब RE रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टारगेट सीक्वेंस बट क्लीवेज लीड्स टू द सेम टर्मिनाई। क्या खास बात है इनके बारे में? पहला तो है कि डिफरेंट सोर्स होगा, ये कॉमन है इसमें। RE रिकॉग्नाइज डिफरेंट टारगेट but cleavage leads to cleavage क्या करेगा? cleavage leads to the same टर्मिनाई। क्लीवेज हमारा सेम टर्मिनाई क्रिएट करेगा। हमें क्या फ़ायदा है? जब क्लीवेज जो है यहाँ पे सेम टर्मिनाई अगर लीड कर रहा है, सेम टर्मिनाई बना रहा है, तो हम आइसोकाउडोमर्स को यूज़ कर सकते। किसके लिए? हम अगर हमें लाइगेशन करना हो, लाइगेशन अगर हमें ईजिली तरीके से परफॉर्म करना हो तो हम आइसोकाउडोमर्स को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम टर्मिनाई बनाएगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं? वो कंपिटेबल इंड बनाएगा, और कंपिटेबल इंड बनाने से लाइगेशन ईजी हो जाएगा।
ये क्या करता है, कंपिटेबल एंड्स प्रोड्यूस, कंपिटेबल एंड्स प्रोड्यूस होगा जिससे कि लाइगेशन हमारा इजी होगा। तो अगर हमें लाइगेशन इजीली तरीके से कराना होगा तो हम क्या करेंगे, आइसोकाउडोमर्स यूज करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आइसोकाउडोमर्स के बाद आपका आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका हेट्रो, फोर्थ नंबर है आपका हेट्रो हाइपकोमर्स, हेट्रो हाइपकोमर्स। जो ये आपका हेट्रो हाइपकोमर्स है ये आइसोसाइजोमर्स होता है ये आइसोसाइजोमर्स, मतलब RE रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम डिफरेंट साइट रिकॉग्नाइज द सेम रिस्ट्रिक्शन साइट, और ये दोनों सेम होता है, बट इसमें होता है कि ये मिथाइलेशन सेंसिटिव होता है। हेट्रो हाइपकोमर्स जो है ये क्या होता है हमारा, ये होता है आइसोसाइजोमर्स, आइसोसाइजोमर्स विद मिथाइलेशन या डिफरेंट मिथाइलेशन सेंसिटिविटी। मीन्स क्या यहाँ पे, ये हमारा हेट्रो हाइप्टोमर्स जो होती है वो मिथाइलेशन सेंसिटिविटी की तरह होता है। चूँकि इसमें यह एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है, इस कारण से हम इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, मिथाइलेटेड DNA को मैप करने के लिए। तो हम इसका यूज़ करते हैं मैपिंग द मिथाइलेटेड DNA का मैपिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि मिथाइलेशन सेंसिटिव है तो अलग अलग मिथाइलेशन से वो अलग अलग कट करेगा। दूसरा हम इसका यूज़ करते हैं परसेंटेज मिथाइलेशन पता लगाने के लिए। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो आपको क्या बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि हम हेट्रो हाइपकोमर्स कब यूज़ करते हैं। और तीसरा जो है हम CpG मोटिव का पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि CpG मोटिव मैक्सिमम क्या होती है, सेंसिटिव होती है मिथाइलेशन से लिए, या मैक्सिमम मिथाइलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो होती है CpG मोटिव्स, और CpG मोटिव्स हायर यूकैरियोट के केस में होती है, तो उसका पोजीशन पता लगाने के लिए भी हम हेट्रो हाइपकोमर्स यूज़ करते हैं। मिथाइलेशन CpG पे ही क्यों होती है मैंने किसी एक वीडियो में बता रखा है। मैं देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप 6 महीने तक वीडियो मेरे देख रहे हो ना, क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हो, कोई भी एग्जाम आपका रुकेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के तरीके मतलब क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बहुत सारे ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट बता देता हूँ। प्लांट और एनिमल के केस में मिथाइलेशन 2 तरीके की होती है, भी मैंने बता रखा, डिफरेंट होते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। Restriction enzyme that recognize the same nucleotide sequence but cleave at different position। अगर cleaved at different position में क्या हमारा नियोसाइजोमर्स है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था डिफरेंट पोजीशन पे, तो डिफरेंट पोजीशन पे क्लीव करने के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन साइट को अगर रिकॉग्नाइज कर रहा है तो उसे हम नियोसाइजोमर्स या हेटेरोसाइजोमर्स बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, नियोसाइजोमर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, क्यों मैं बताता हूँ। इसमें पूछा था नॉट बिलोंग्ड टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। देखो वाटर इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, मतलब ऐसे इकोसिस्टम जिसमें पानी होता है, तो 2 तरीके का होता है। एक आपका वाटर जो है वो स्टिल हो सकता है, स्टिल वाटर सिस्टम, मीन्स जिसमें आपका वाटर बिल्कुल स्टैंड हो, उसमें कोई मूवमेंट ना हो। और दूसरा रिवर राइन हो सकता है। तो
ऐसा वाटर सिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जो कि एक स्टैंड वाटर या एक जो है नॉर्मल वाटर के अंदर पाया जाता है, ऐसे इकोसिस्टम को हम लेंटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। लेंटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। यहीं पे अगर हमारा रिवर राइन हो जाए, मतलब अगर रिवर के अंदर पाया जाए, रिवर राइन इकोसिस्टम अगर है, तो ऐसे इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? लोटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर स्टिल वाटर के अंदर है या स्टैंड वाटर या नॉर्मल वाटर के अंदर है तो उसे हम लेंटिक बोलेंगे। अगर वहीं पे रिवर या फ्लोटिंग वाटर है जो कि वाटर मूवमेंट कर रही है, डायनेमिक वाटर जिसमें है, जो मूव कर रहा है, उसे हम बोलेंगे लोटिक इकोसिस्टम। जहाँ पे हमारा रिवर और सी आपस में मिलता है वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं इस्चुरी। इस्चुरी इकोसिस्टम, जो जिसके पास, चूंकि यह रिवर और ओशन के बीच में है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो आपका इकोसिस्टम है, इसका जो वाटर होता है वो होता है हमारा साल्टी वाटर होता है। मतलब क्या होता है, उसमें साल्ट का अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है। क्या होता है हमारा? साल्टी वाटर पाया जाता है। साल्टी वाटर को हम मेराइन की तरह बिहेव करते हैं, तो डेफिनेटली जो आपका मेराइन वाटर है वो फ्रेश वाटर में नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इस्चुरी वाटर सिस्टम। इस्चुरी वाटर सिस्टम जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कंसीडर नहीं किया जाता, ये आपका मेराइन वाटर में, मतलब मेराइन वाटर इकोसिस्टम में किया जाता है। बाकी लेंटिक, लोटिक और वेटलैंड इकोसिस्टम को हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कंसीडर करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार बताया है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, चाहे आप इसको CSIR का पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर आप इसे नॉर्मल कैसे भी देखो। अगर आप CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तब भी पूछा जाता है, DBT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है। हर एक चीज़, मतलब हर एक पॉइंट पे ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है कि RNA पॉलीमरेज का प्रोडक्ट क्या है किस अलग अलग कंडीशन में। हमारे पास टोटल कितने RNA पॉलीमरेज है ये भी आपको याद रखना है। हमारे पास होता है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा होता है RNA पॉलीमरेज सेकेंड, और तीसरा होता है RNA पॉलीमरेज थर्ड। जो RNA पॉलीमरेज 1 है उसका प्रोडक्ट हमारा होता है mRNA। जो RNA पॉलीमरेज सेकेंड है इसका होता है आपका mRNA एंड snRNA। snRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA। और जो आपका RNA पॉलीमरेज थर्ड है इसका होता है 5sRNA एंड इसका है आपका tRNA। अगर हम RNA पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करेंगे, यह हमारा न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है इसकी लोकेशन। RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है यह आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। और अगर आपका RNA पॉलीमरेज थर्ड है यह भी आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। तो ये आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि RNA पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसक्राइब्ड बाय द RNA पॉलीमरेज थर्ड। RNA पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा क्या ट्रांसक्राइब्ड होता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपके पास दिया है tRNA। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, रीज़न है क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में भी शायद ये पूछ लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज ये क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी से है। अगर आपका सेट थ्योरी आपको थोड़ा भी आता है तो आप इसे बहुत ही ईजिली बता सकते हो, अगर नहीं भी आता है तो आज के बाद आप बहुत आराम से बता दोगे। जो ये लिखा हुआ है ए ये वाला सिंबल है, फिर बी ये है, फिर आपका एक ये सिंबल है, फिर आपका है बी, फिर ये सिंबल है और ये है सी। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, ये देखो ए और बी ये हो गया। जो ये वाला सिंबल है इसे लिखेंगे हम एंड, AND एंड, फिर बी और सी।
अगर आप एंड और के बारे में जानते हो तो काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर आपको मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है तो वो भी हम आपको बता दें, जिससे कि आपको ये ना लगे कि सर आप क्या ही बता रहे हो। यहाँ पे जो ये सिंबल है ए और ये बी, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। और अगर कोई भी सिंबल इस तरह से बना होता है तो इसे हम बोलते हैं यूनियन। तो अगर आप इसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। बट हम आपको कहेंगे कि आप इस तरह से जाओ, क्योंकि आपको मैथ में इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा कमांड आपका नहीं होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजी वाले मैक्सिमम बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं। तो इसलिए हम आपको ये बताएंगे कि आप इसको ऐसे पढ़ो ए और बी एंड बी और सी। ए और बी और बी, ए और बी, कहाँ यहाँ पे क्या बात हो रही है, ए और बी। मतलब क्या है कि ए और बी में जो है उसे आप कंसीडर करोगे। अब देखो ए क्या है, यहाँ पे ए और बी ये है, तो ए और बी की बात करोगे तो जो ए में भी है और बी में भी है। तो ए में देखो यहाँ पे क्या है, 2 ए में है बी में नहीं है, 4 ए में है बी में नहीं है, 6 ए में है बी में नहीं है, 8 जो है वह ए और इसमें दोनों में है, ए और बी। तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे इसकी जगह लिखोगे 8, ठीक है। फिर है आपका 10 ए में भी है और बी में भी है, तो आप इसे लिखोगे 10। फिर 12 ए में भी है और बी में भी है, तो आप इसे लिखोगे 12। फिर एंड ही लिख लो ये। फिर सेम बी और सी, तो चलो बी और सी देख लेते हैं। तो बी में आपका क्या है, 8 है, 8 आपका यहाँ पे सी में भी है, तो आप इसमें भी लिख लो सी। फिर 9 नहीं है, 10 ए में भी है और आपका क्या है सी में भी है, तो आप इसको लिख लोगे 10। फिर आपका 12 जो है ए में भी है और आपका यहाँ पे देखो सी में भी है, तो ये आपका हो गया 12। तो इस तरह से आप ए और बी और सी वाला आपने कर लिया। अब आपका क्वेश्चन है एंड। एंड का मतलब है कि जो दोनों में हो, एंड मतलब 8 भी है 10 भी है 12 में, ये काफ़ी इजी यहाँ पे हो गया है। तो इसका आंसर तो यही होगा 8, 10 और 12। बट मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ जिससे कि आप यहाँ इसको ज़्यादा तरीके से समझ लो। ये तो आंसर आपका यहाँ पे सिंपल सा होगा 8, 10, 12। यहाँ पे आप मान लो, एक मैं हाइपोथेटिकल कंडीशन दे रहा हूँ कि कुछ ए और बी जो है आपका आया होता, मान लो कि 8, 10 और 12, और वहीं पे आपका मान लो कि सी इंटरसेक्शन डी जो है ये आपका आया होता, मान लो 2, 8, 10, 12। तो जो आपका आंसर होता ये होता, अगर हम इसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन डी अगर हम करते तो इसका आंसर होता 2, 8, 10 और 12। क्योंकि और का था, मतलब यहाँ पे 8 तो दोनों में, बट दोनों में नहीं है, बट एक में तो है। इन दोनों में से जो कॉमन है उसके अलावा जो है वो भी हमें लिखना होता है। जो कॉमन होता है वो एक बार, जो नॉर्मल है उसे हम मतलब जो नहीं है कॉमन उसको लिख देते हैं नॉर्मली। तो आप इस तरह से इंटरसेक्शन यूनियन के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये सेट थ्योरी 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बट मैं आपसे कहूँगा कि आप इस बेस पे चलो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के भी रूल्स में भी मैं एंड और ही यूज़ करता हूँ। तो एंड और टर्म जो है इंग्लिश का वो काफ़ी ईजी है। और का मतलब है कि जो दोनों में हो, एंड का मतलब है कि जो दोनों में हो, उसके अलावा जो बच गया वो भी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा फिजिक्स और मैथ मिला के हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली। रेन जो है वो वर्टिकली कर रहा है, स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। देखो ये मैंने कहा कि ये हमारा रेन की डायरेक्शन है 40 मीटर पर सेकेंड। विंड स्टार्ट ब्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड टू वेस्ट टू ईस्ट। तो ये हमारा हो गया, इस डायरेक्शन में विंड बढ़ रहा है, कितना हो रहा है इसका 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पूछा गया है कि हाउ शुड अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग होल्ड इट्स अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट। नाइस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें थोड़ा आपका सेट थ्योरी लगना था, क्योंकि इसमें थोड़ा आपका ट्रिग्नोमेट्री लगना था। कैसे मैं बताऊं,
कुछ इस तरह से आपका कंडीशन हो रहा है कि पानी जो है, वाटर जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और हवा इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब जो रिजल्टेंट हवा होगा, पानी होगा जो रेन के रूप में जाएगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर हमें इस डायरेक्शन में बचना है, किससे? पानी से, तो हमें इसी डायरेक्शन में हमें क्या करना होगा? हमें इसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला यूज़ करना होगा। लेकिन कहाँ से? हॉरिजेंटल से या वर्टिकल से? यह एक क्वेश्चन है। ठीक है, या इस तरह से या इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा ऑप्शन देखते हैं। इसको देखो, दैट इज़ अ नॉर्थ, दैट इज़ साउथ, फिर ये हो गया आपका वेस्ट, फिर आपका हो गया ईस्ट। करेक्ट, ये हो गया आपका ये। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो हमें इधर इस डायरेक्शन में यूज़ करना है। क्या? इस डायरेक्शन में हमें अम्ब्रेला यूज़ करना है, क्योंकि ये तो रेन का डायरेक्शन हो गया। ये हो गया हमारा अम्ब्रेला का डायरेक्शन। अम्ब्रेला का डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। एंगल छोड़ के ये देखो, वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट के डायरेक्शन में, मतलब इधर के डायरेक्शन में, और वर्टिकल। देखो, वर्टिकल का मतलब है कि एंगल ऑफ, मतलब एंगल विद वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट। विंड कहाँ पे है? रेन कैसे वर्टिकल आ रहा? वर्टिकल का मतलब है कि ईस्ट के डायरेक्शन में वर्टिकल, बट इस कंडीशन में ये वाला आपका होगा, तो यहाँ पे एंगल बन नहीं रहा। दूसरा है वर्टिकल टूवर्ड्स वेस्ट, तो ये है आपका वेस्ट, ठीक। और ये हो गया आपका वर्टिकल, ये एंगल जो कि यहाँ पे इधर बन रहा, ठीक। एक ये हो गया वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट। फिर है तुम्हारा वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट। तो ये तो दोनों सेम ही है, मतलब ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूज आपको करने के लिए है, बट आपको एंगल पे कहाँ पे बनाना है? इसके बीच में, या इसके बीच में आपको बनाना है। मतलब आप जो है कैसे करोगे, आप यहाँ पे छाता यूज़ करोगे। अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो याद रखना कि छाता यहाँ से अगर पकड़ोगे तो इस डायरेक्शन में आप पकड़ोगे, तो आपको छाता किस एंगल पे बनाना है? इससे। तो ये तो आपको याद रखना है कि आपको छाता रखना है वेस्ट कंडीशन में, क्योंकि जो आपकी वो है रेन है वो कहाँ पे आ रही है? ईस्ट और साउथ कंडीशन में नीचे की तरफ आ रही है। तो ईस्ट और साउथ कंडीशन में अगर आपके पास नीचे की तरफ आए तो आप 90 डिग्री का एंगल बना के ऊपर की तरफ रखोगे बारिश से बचने के लिए। अगर आप ये करते हो तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन ये आ रही है कि आपको एंगल निकालना है थीटा, और ये जो आपका थीटा है यहाँ से एक ऐसे कर देते हैं जिसे हम ट्रायंगल बना ले। ये है ट्रायंगल, ये मैंने कहा ये 90 डिग्री है और ये हमारा थीटा है। वेस्ट से थीटा लगाया ये। तो अगर हम ये थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाला जो आर्म होता है दैट इज़ अ परपेंडिकुलर। थीटा से जो नीचे है और 90 डिग्री का जो सामने है इसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, और जो नीचे उसे हम बोलेंगे बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, और अगर आपको पता हो तो हम बता दें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है इसको हम बोलते हैं टैन थीटा, ठीक है। और टैन थीटा अगर हमारे पास ये है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि टैन थीटा जो है वो होगा पी। पी हमारा है परपेंडिकुलर, मतलब ये वाई एक्सेस हमारा है कितने की स्पीड से वाई एक्सेस पे आ रहा है? 40 मीटर वी आर। या सॉरी, इसको थोड़ा यहाँ पे मिटाते हैं।
जब हम लोग इस तरह से बना रहे हैं तो ये आपका वर्टिकल में जाएगा, तो इधर इस डायरेक्शन में आपका यहाँ से वर्टिकल के साथ ये थीटा जो बनेगा ये क्या बनेगा। तो अगर आप इसको यहाँ पे इस पर बंदा जो है ऐसे खड़ा हुआ है, तो ये आपका अगर है तो इधर ये जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये जाएगा आपका बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये एंगल जाएगा मतलब बी, विंड का डायरेक्शन। तो विंड का डायरेक्शन, विंड में कितना जा रहा है आपका, विंड 16 है, तो ये आपका जाएगा 16 अपॉन बेस कितना है, बेस आपका यहाँ पे है 40। तो इस तरह से 16 अपॉन 40 जब आप इसको करोगे तो 4 4 ज़ा 16, ये हो जाएगा आपका 10 मीन्स 4/10 मीन्स 0.4 का एंगल है थीटा। तो अगर हम थीटा बनाएंगे तो थीटा हो जाएगा tan यूनिवर्स 0.4, और tan यूनिवर्स 0.4 अगर इसको जब सोल्व करते हैं तो ये आपको कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है, तो कैलकुलेटर से आप यूज़ करोगे तो 21.8 आएगा, मीन्स 22 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 22 डिग्री का एंगल, बट कहाँ पे, वेस्ट के साथ, वेंट्रल टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, मतलब आप अज्यूम कर लो आप खुद की, अगर आप खुद इस बारिश में बचना है तो आप किस तरीके से छाते को रखोगे। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करना, इसको मैं दोबारा बता दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। हम लोग 11 से 20 तक अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।